हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 12 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज द हिंदू में 4 आर्टिकल्स आए हुए हैं। हालांकि इम्पॉर्टेंट एक भी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसमें से जो आर्टिकल मुझे थोड़े बेटर लग रहे हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला है काउंटिंग द डेथ, सेकेंड है मॉनसून मेलोडी एंड थर्ड एंड लास्ट है रीफोकस्ड वैक्सीनेशन कैंपेन्स आर पॉसिबल। तो शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है काउंटिंग दी डेथ। अब यहाँ पे देखो, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, पर हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में ये ऐसा माना जा रहा है कि जो डेथ केसेस हैं उनकी अंडर रिपोर्टिंग हुई है। कुछ केसेस में कुछ स्टडीज़ की गई, कुछ स्टेट्स में जैसे कि तमिलनाडु है, गुजरात है, तो पाया गया है कि जो डिफरेंस है एक्चुअल डेथ में और जो रिपोर्टिंग की गई है उनमें 5 गुना, 7 गुना या 10 गुना का ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे में वो क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम फाइंड आउट कर सकें कि एक्चुअल डेथ क्या हुई है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम एक्चुअल में जो डेथ्स हैं उसको रिपोर्ट करें, जो कि यहाँ हो नहीं रहा है तो वो आइडिया तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, फेल हो जाता है। तो दूसरा यहाँ पे तरीका ये है कि हम हर साल देखें कि इस महीने में कितनी डेथ्स होती थी। यानी अगर फ़िलहाल जो पीक का टाइम था कोविड का, अगर उसको हम मान लेते हैं मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने का है, तो पिछले साल के मार्च, अप्रैल और मई मंथ में कौन कौन से कितने नंबर्स डेथ हुई थी उसको हम पहले लेंगे। उसके बाद हम अभी फ़िलहाल हमारे इन 3 मंथ्स में कितनी डेथ हुई हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। जो डिफरेंस है वही हमारे मान लिया जाएगा कि एक्चुअल डेथ काउंट है ड्यू टू कोविड-19। पर ये एक रिलायबल डाटा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अदर देन कोविड-19 की जो डेथ हुई हो, या फिर जो पिछले साल रिपोर्ट किए गए थे डेथ्स वो ज़्यादा रहे हों और इस बार किसी वजह से वो कम काउंट हो जाएं। तो ये हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ, ऑन एन एवरेज इतने लोगों की डेथ कोविड-19 से हुई होगी। पर इस मेथड से हम एक्चुअल नंबर ऑफ जो डेथ्स है ड्यू टू कोविड-19 वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो एक एस्टिमेशन फाइंड आउट करने के लिए तो यही तरीका सही है, पर एक्चुअल डेथ काउंट हम नहीं कर सकते हैं इस मेथड से। पर ये भी है कि इससे बेटर तरीका भी हमारे पास नहीं है कि हम फाइंड आउट कर सकें कि कितने लोगों की डेथ कोविड-19 से हुई है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल डेथ्स क्या हो रही हैं, या ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्स कितनी कितनी डेथ्स हो रही हैं हर स्टेट में या यूटी में या नेशनल लेवल पे, तो हम इस मेथड को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ़िलहाल हमारे पास जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं उनमें से ये बेस्ट मेथड है जो बताया जा रहा है। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ, जो कि है मॉनसून मेलोडी। तो देखिए, मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, कुछ पार्ट्स में मॉनसून आ चुका है इंडिया के। तो ऐसे में यहाँ पे मुंबई की बात की जा रही है कि मुंबई में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत सालों पुरानी हैं, और वो ऐसी हालत में है कि थोड़े से भी अगर बारिश या इस तरह की थोड़ी ज़्यादा साइक्लोन की कंडीशन है, बारिश है या तगड़े लेवल पे कुछ इस तरह का आता है, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स धराशायी हो सकती हैं। और ऐसे में इन्होंने एक दो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि लास्ट ईयर मानसून के टाइम पे एक बिल्डिंग है जो बहुत पुरानी थी, वो कोलैप्स हुई और कोलैप्स करते टाइम वो दूसरी बिल्डिंग पे गिरी, और इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे लोग, आई थिंक 11 लोगों की डेथ हुई थी जो रिपोर्टेड थे। तो ऐसे में इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं जो सदियों पुरानी हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे ऊपर। तो ऐसे में उनको रिप्लेस किया जाना चाहिए नई बिल्डिंग से, उसको गिराना चाहिए और उसके बदले नई बिल्डिंग्स वहाँ पे लगाई जानी चाहिए। अदरवाइज़ मॉनसून के टाइम में, रेन के टाइम में ये बिल्डिंग्स कोलैप्स करेंगी और अननेसेसरीली जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं उसको भी हम रोक नहीं पाएंगे अपनी लापरवाही की वजह से। और ये केस सिर्फ मुंबई का नहीं है, इन्होंने एग्जाम्पल मुंबई का दिया हुआ है, पर ऐसे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में इस तरह की चीज़ें हैं जो कॉज करती हैं डेथ को। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे, जिससे इस तरह की जो अवॉइडेबल डेथ्स हैं उसको हम अवॉइड कर सकें। यानी जो डेंजर का हमें जो नज़र आ रहा है सामने कि ये डेंजर है, तो उसको पहले ही अवॉइड कर लिया जाए कि जब तक वो ख़तरा ना बने, क्योंकि फिर मानसून आएगा, कोलैप्स करेंगे बिल्डिंग, फिर लोगों की डेथ होगी।
तो इससे बेटर है कि हम उसको पहले से ही प्रिवेंट कर लें इस तरह की डेथ्स को। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ, जो कि है रीफोकस्ड वैक्सीनेशन कैंपेन्स आर पॉसिबल। तो ये आर्टिकल मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जैसे पहले वैक्सीनेशन की जब शुरुआत हुई थी तो 60+, देन 45+, और फिर अभी इन्होंने 18+ की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, वो ये कह रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन को रीफोकस करना होगा, यानी कैंपेन को इस मोड में चलाना होगा कि हम इक्विटी ला सकें। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वुमेन्स हैं, पुअर्स हैं, या फिर जो रूरल साइड एरिया में रह रहे हैं, जो फ़िलहाल वैक्सीन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या डिजिटल प्लेटफॉर्म तक उनकी एक्सेस नहीं है, इस वजह से वो वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे थे। तो ऐसे में हमें ज़रूरत ये है कि हम अपने जो कैंपेन है वैक्सीनेशन के, उसको रीफोकस्ड करें, और वैक्सीनेशन तक रीच जो है वो हम इक्विटेबल बेसिस पे सभी की प्रोवाइड कर सके, चाहे वो वुमेन्स हैं, पुअर सेक्शंस हैं, सबको वैक्सीन की एक्सेस हो सके, इसको इंश्योर कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ का, कि उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसके तहत उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया कि वो लोग जिनके पास राशन कार्ड है उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि राशन कार्ड होल्डर्स मेनली वो लोग हैं जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, और अगर हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे उन लोगों को वैक्सीनेशन देना जिनके पास राशन कार्ड है, इसका मतलब हम वैक्सीन को एक्सेसिबल बना रहे हैं पुअर सेक्शंस के लिए। तो ऐसे में हर स्टेट में, हर यूटी में इस तरह के कुछ प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए, जिससे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, वो वैक्सीन को एक्सेस कर सकें। क्योंकि हम तब तक सेफ़ नहीं हैं जब तक हमारी कंट्री का, बल्कि कंट्री का नहीं, ग्लोबली हर एक पर्सन सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये ऐसी डिज़ीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल रही है। तो अगर हम वैक्सीनेशन हम सोच रहे हैं कि लगवा लें और बाकी कोई लगवाए ना लगवाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। जब तक हर एक सेक्शन, हर एक पर्सन इम्यून नहीं हो जाता इस डिज़ीज़ से, तब तक हम सेफ़ नहीं रहेंगे। ऐसे में WHO ने भी कहा है कि हमें जो WHO की जो एडवाइज़री ग्रुप है एक्सपर्ट्स की, उन्होंने कहा है कि इम्यूनाइजेशन को प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे और वो सेक्शन जो कि हायर रिस्क पे हैं इस डिज़ीज़ के, उनको वैक्सीनेट पहले करना चाहिए। जैसे कि जो डेली वर्कर्स हैं, वो डेली वेज पे काम करते हैं, डेली जाते हैं, अर्न करते हैं, तो उन्हें घर से बाहर जाना, लोगों को सामना करना और डिज़ीज़ से एक्सपोज होने के चांसेस उनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो डेली बाहर जा रहे हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कि उनमें ये डिज़ीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें, अब जैसे रूरल एरियाज़ में हम क्या कर सकते हैं कि जो आशा वर्कर्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह इसके पहले चलाए गए हैं या पोलियो ड्रॉप्स प्रोवाइड की गई हैं इन आशा के थ्रू, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनको ट्रेन भी अच्छे से किया गया है। तो वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं इस ड्राइव में कि जो वैक्सीन है वो हर एक पर्सन तक पहुंच सके। इवन हमें वैक्सीन को डोर टू डोर सर्विस के तौर पर भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, या फिर हम कैंपेन मोड में भी, मतलब कैंप्स लगा के अलग अलग जगह पे, रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में हम वैक्सीन को एक्सेसिबल बना सकते हैं पुअर लोगों के लिए, या ट्राइबल लोगों के लिए, या वेमेंस के लिए। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस तरह की पॉलिसी बनानी है लोकल लेवल पे, और लोकल लेवल पे ये पॉलिसीज़ बना के इंश्योर करना होगा, पॉलिसीज़ में हम इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन बनाएं जिससे कि वो सेक्शन जो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में हम कह सकते हैं मार्जिनलाइज्ड है, उसको हम वैक्सीन तक लेकर आ सकें, उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे राइटर ने कहा भी है, लोकल प्लानिंग विल नीड टू गो हैंड इन हैंड विद इक्विटेबल प्लान्स एट द नेशनल एंड लोकल लेवल्स। ये लोकल है, ठीक है। तो हमें लोकल लेवल पे प्लान बनाने होंगे, साथ ही साथ नेशनल लेवल पे भी ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जो इंश्योर करे कि वैक्सीन जो है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो सके
हर एक सेक्शन में। अब देखो आइडियली तो ये होना चाहिए था कि वैक्सीन को प्रोक्योर किया जाए और हर एक कंट्री को उनके ज़रूरत के हिसाब से उन्हें डिवाइड कर दिया जाए कि हाँ इस कंट्री में इतनी वैक्सीनेशन की नीड है तो चलो इन्हें इतनी वैक्सीन प्रोवाइड कर दें, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। वैक्सीन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोक्योर कर लिया है डेवलप्ड नेशन ने, जिनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, और उन्होंने उसको स्टोर कर लिया है। बाकी वो कंट्रीज़ जो लेस डेवलप्ड है, जिनके पास रेवेन्यू सोर्सेज नहीं हैं और वो इतनी ज़्यादा वैक्सीन को इकट्ठे नहीं खरीद सकते थे, वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे हो गए हैं और वो अपने कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस पैंडेमिक का। तो ऐसे आइडियलिक सिचुएशन में तो ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, पर एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि हमने देखा कोवैक्स प्लेटफॉर्म भी इसीलिए बनाया गया था कि वैक्सीन को हर एक कंट्री तक पहुंचाया जा सके, बेशक से वो गरीब हो या अमीर हो, पर वो भी फंड के अभाव में कुछ काम ढंग से कर नहीं पा रहा है फ़िलहाल की सिचुएशन में। इसके पहले 2009 में हमने देखा था H1N1 फ्लू आया था, तो उस वक्त भी बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने इसकी वैक्सीन अपने यहाँ स्टोर कर ली थी प्रोक्योर करके, और बहुत सारे जो लेस डेवलप्ड नेशंस हैं वो उससे बाहर छूट गए थे, उनके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी। तो फ़िलहाल हमें चाहिए कि हम लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाएं, जिसमें कि हर एक पर्सन को, हर एक पुअर सेक्शन को, वेमेन को, ट्राइबल को, जो मार्जिनाइज सेक्शन है उन तक भी हम वैक्सीन को पहुंचा सकें। और इस तरीके के प्लान्स को सिर्फ बनाना नहीं, उनको एग्जीक्यूट करना भी अपने आप एक बड़ा टास्क है कि इस तरीके के प्लान्स को कागज़ पे बनाना बहुत इजी है, पर एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अथॉरिटीज़ को एग्जीक्यूशन अच्छे से करना चाहिए, उन्हें विजिल रहना होगा इसके प्रति कि इसका गलत यूज़ ना किया जाए। तो ऐसे में राइटर कहते हैं, लेट्स इंश्योर दैट वी plan now so that we get those shots in arms when they are available। फ़िलहाल तो हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, पर अब वैक्सीनेशन अगर हम प्रोक्योर कर रहे हैं और वो आती हैं हमारे यहाँ डिलीवर होती हैं, तो उसके पहले हमारे पास जो टाइम है वहाँ पे हमें ऐसी पॉलिसीज़ बना लेनी चाहिए कि अब जो वैक्सीन आ रही हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो उसको हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करें, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें और किसको वैक्सीनेशन देना पहले हमें प्रायोरिटी में रखना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिज़ीज़ से सेफ़ हो सकें। तो ये 3 ही आर्टिकल थे जो थोड़े समझने वाले या पढ़ने वाले थे आज के न्यूज़पेपर में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।